Welcome to Riddhi Academy, where learning creates leaders, your destination for competitive exam success. Learn today, lead tomorrow. नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल रिद्धि एकेडमी में। आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं और वीडियो को अच्छे से देख रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। इस वीडियो में हम लोग पार्ट 2 पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से शुरू करेंगे। पार्ट 1 में बेहतरीन तरीके से इंग्लिश को समझाया गया था कि किस तरीके से क्वेश्चन आंसर लिखने हैं। तो हम लोग इसमें पढ़ेंगे BEGC 133, जिसमें हम लोग ब्रिटिश लिटरेचर के बारे में पढ़ेंगे। ब्रिटिश लिटरेचर में हम लोग को एक स्टोरी, 2 नाटक और एक पोएम पढ़ना है, जिसमें हम लोग क्वेश्चन 1 से 9 तक सारे क्वेश्चन को कर लिए हैं। बेहतरीन तरीके से नोट्स बनाया गया ताकि आप लोग इंग्लिश हिंदी दोनों में समझ पाएँ। जो हार्ड वर्ड है उसको वहीं पे बगल में उसका हिंदी लिख दिया गया ताकि आप लोग आसानी पूर्वक समझ पाएँ। तो अगर आपको इस PDF का ज़रूरत है तो आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और अगर पार्ट 3 के लिए अगर वीडियो की ज़रूरत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में ही कमेंट कीजिएगा। तो क्वेश्चन 9 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। हम लोग क्वेश्चन 9 से शुरू करेंगे, ठीक है। द कैरेक्टर ऑफ द बाथ सेवा एवर्डीन इन द फार फ्रॉम द मॉर्निंग क्राउड। बाथ सेवा एवर्डीन इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड में। एक महिला होती है जो इस उपन्यास में, इस नोवेल में मुख्य नायिका के रोल में काम करती है। इसी के इर्द गिर्द सारे कहानी घूमते रहती है और इसके जो कहानी है उसमें 3 पुरुष होते हैं और उनको कैसे क्या क्या रोल है उसी को हम लोग इस कहानी में पढ़ते हैं। ये एक स्वतंत्र एवं आत्मविश्वासी और आकर्षण महिला होती है, लेकिन कभी कभी ये आवेगपूर्ण में आकर गलत निर्णय भी लेती है, जिसका क्या परिणाम होता है और क्या गलत परिणाम होता है इस नोवेल में अच्छे तरीके से समझाया गया है। तो बताया जा रहा है कि कैरेक्टर क्या है बाथशेबा एवर्डीन का। इसमें फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड नोवेल में इसका क्या कैरेक्टर रोल है, उस पर आपको शॉर्ट्स नोट्स लिखने होते हैं। तो अगर कंटेक्स्ट में बात करें कि बाथशेबा एवर्डीन इज द सेंट्रल हीरोइन ऑफ द हार्डी नोवेल। थॉमस हार्डी ने इस नोवेल को लिखा है, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। हर कैरेक्टर अंडरगोज सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट थ्रू आउट द स्टोरी। और इसका जो कैरेक्टर है, धीरे धीरे जैसे आप स्टोरी में जाओगे तो इसका कैरेक्टर एक महत्वपूर्ण रोल निभाता है। बाथशेबा इज द इंडिपेंडेंट, इंटेलिजेंट एंड कॉन्फिडेंट। ये एक ऐसी ही स्वतंत्र और बुद्धिमान और आत्मविश्वासी महिला है। शी सक्सेसफुली मैनेज हर फार्म एंड द प्रूव्स दैट द वोमेन कैन द कैपेबल लीडर्स। और इसे अपने चाचा से कुछ ज़मीन मिलता है और इसको अच्छे से मैनेज करती है और ये प्रूव करती है कि एक महिला भी एक कैपेबल लीडर हो सकता है। क्या हो सकता है? कैपेबल लीडर बन सकती है। However, she is sometime impulsive। और कभी कभी यह क्या होता है था कि कभी भी इम्पल्सिव हो जाती थी, आवेगपूर्ण में आकर कभी कभी किसी के साथ गलत रिलेशन बना लेती थी। मेक मिस्टेक इन हर रिलेशनशिप। और रिलेशनशिप बनाने में गलत डिसीजन ये ले लेती थी। और ये उसके जीवन में 3 पुरुष आते हैं, ग्रेवियल ओक और विलियम बोल्डवुड और सर्जेंट फ्रांसीसी ट्रायर।
इसी के पीछे इर्द गिर्द ये कहानी चलती है। तो हर अट्रैक्शन टू द सर्जेंट ट्राई लीड्स टू द सफरिंग एंड द डिसअपॉइंटेड थ्रू आउट द नोवेल। इसमें जो है कि ग्रेवियल ओक एक चरवाहा होता है, सेफार्ड होता है और ऑनेस्ट भी होता है, जो इससे बाथशेबा एवर्डीन से प्यार कर बैठता है। और शुरुआत में बाथशेबा को ये प्रपोज करता है और प्रपोज करने के बाद इसका प्रपोजल को ये बाथशेबा ठुकरा देती है। और फिर कुछ दिनों के बाद विलियम बोल्डवुड को ये मजाक मजाक में क्या करती है, एक वैलेंटाइन कार्ड भेज देती है, जिसके कारण वो प्यार इससे कर बैठता है। और वो एक पड़ोसी किसान होता है और बाद में पता चलता है कि एक आकर्षण और चालाक सैनिक है। यही आकर्षण और चालाक सैनिक सर्जेंट ट्राया है ये। और बाद में क्या करता है कि इसके झांसा में ये लड़की आ जाती है और इससे शादी कर बैठता है। बाद में पता चलता है कि सर्जेंट ट्राया एक जुआरी निकलता है और जिसके कारण इसे बहुत ही पीड़ा, सफरिंग और डिसअपॉइंटेड झेलने पड़ता है। थ्रू आउट द नोवेल शी बिकम्स मोर मैच्योर एंड द रिस्पॉन्सिबल। हर एक पूरे नोवेल में आप पढ़िएगा तो ये सी बिकम मोर मैच्योर, परिपक्व और रिस्पॉन्सिबल दिखती है। हर एक्सपीरियंसेस टीच हर वैल्यूएबल लेसन अबाउट द लव एंड द लाइफ। और इसका जो एक्सपीरियंस है, एक इसका एक्सपीरियंस हमेशा टीच करता है मूल्यवान लेसन, किसके विषय में, लव और लाइफ के, प्रेम और जीवन के बीच का जो लेसन, मूल्यवान लेसन है, उसके बारे में हमें सिखाता है। तो इसका रोल क्या है समझ में आया? ये 100 वर्ड्स में आपको आसानी पूर्वक लिख दीजिएगा। तो कंक्लूजन निकलता है कि बाथशेबा इज द इम्पॉर्टेंट रोल इन दिस नोवेल, विच नोवेल इज रिटेन बाय द थॉमस हार्डी, and Bathsheba is the independent, a strong and complex character whose growth forms and the important part of the novel. हिंदी अगर इंग्लिश बेहतरीन तरीके से नहीं समझ में आता है, एक जगह बनाने के लिए, माइंड बाय मैप बनाने के लिए आप हिंदी में पढ़ सकते हैं। ये देखिए स्क्रीन पे वीडियो को रोक के आप पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, बर्नार्ड शॉ depreciation of the class distinction in the arms and the man। ये बर्नार्ड शॉ एक जॉर्ज बर्नार्ड शॉ द्वारा लिखित एक हास्य और व्यंग से भरा एक नाटक है। इसमें कॉमेडी प्ले होता है। कॉमेडी प्ले जो योद्धा और प्रेम के झूठे आदर्शों पर ये चोट करता है और उसी पे ये एक नाटक है। और बर्नार्ड शॉ इसको लिखते हैं आर्म्स एंड द आर्म में समाज में विभिन्न वर्गों के बीच मौजूद भेदभाव को दर्शाया है। उन्होंने दिखाया कि व्यक्ति का मूल्य उसकी सामाजिक स्थिति से नहीं बल्कि उसके गुणों से निर्धारित होना चाहिए। बर्नार्ड शॉ अपने आर्म्स एंड द मैन में बताते हैं कि समाज के विभिन्न वर्ग, डिफरेंट टाइप ऑफ द क्लासेस इन देयर सोसाइटी के बीच मौजूद भेदभाव को दर्शाता है। तो दिखाने के लिए व्यक्ति का बहुत कुछ होता है, वेशभूषा, रहन सहन, लेकिन उसका जो मूल्य निर्धारित करता है उनके सामाजिक गुणों पर मूल्य निर्धारित किया जाता है। तो कंटेक्स्ट में देखा जाए, इन आर्म्स एंड द मैन रिटेन बाय द जॉर्ज बर्नार्ड शॉ एग्जामिन द सोशल क्लास डिस्टिंक्शन वर्ग एंड क्रिटिसाइज द रिजिड स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी। हमारे सोसाइटी में जो वर्ग भेद है, विभिन्न प्रकार के जाति धर्म में विभेद किया गया और उसको क्रिटिसाइज करते हैं, आलोचना करते हैं, इसको जो रिजिड स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी है। रिजिड स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी इसलिए कहा गया है कि जिसमें आसानी से चेंज नहीं किया जाए। तो वर्ग विभेद और भेद में हम लोग हमारे सोसाइटी में आसानी पूर्वक चेंज नहीं किया जा सकता है। तो लिखना है कि शॉ presents कैरेक्टर फ्रॉम द डिफरेंट सोशल क्लासेस एंड हाईलाइट्स द इनइक्वलिटी बिटवीन देम। और वो बर्नार्ड शॉ प्रेजेंट करते हैं कैरेक्टर जो हमारे सोसाइटी में डिफरेंट प्रकार के असमानताएं हैं, उसको इस कैरेक्टर के द्वारा दिखाने का
काम करते हैं। लुक्का इज द सर्वेंट, लुक्का इज द सर्वेंट एंड चैलेंजेस द ट्रेडिशन सोशल हायरार्की। लुक्का एक नौकरानी होती है और चैलेंज करती है ट्रेडिशनल सोशल हायरार्की को। सरजियो Sergis belongs to the upper class while Luca comes from the lower social background. Their relationship question the importance of the class barrier. Luca class barrier. Through humor and the satire, so argue the character and the ability or more. इसमें क्या होता है कि जो सरजीव होता है बाद में जाकर वो लुक्का से शादी कर लेता है। तो लुक्का से जो प्रेम प्रसंग ये कहानी चलती है तो उसमें क्या होता है कि ये जो सरजीव है अपर क्लास के बिलोंग करता है और जो ये लुक्का है लोअर सोशल बैकग्राउंड से आती है, सर्वेंट के रूप में काम करती है। तो दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप चलता है वो सोसाइटी में मान्य नहीं है, तो उसके कारण ये क्या करती है, चैलेंज द ट्रेडिशनल सोशल हायरार्की को चैलेंज कर देती है। थ्रू द ह्यूमर एंड सटायर सो द आर्ग्यू द कैरेक्टर द एबिलिटी एंड द मोर। इस कहानी में क्या होता है, आर्म्स एंड द मैन में क्या होता है कि एक मजाकिया कहानी है, भरपूर नाटक है और युद्ध और प्रेम के झूठे दिखावे पर चोट करता है। कहा गया कि एक बुल्गारिया में एक अमीर लड़की थी। बुल्गारिया में इस कहानी में एक बुल्गारिया में एक अमीर लड़की थी, उसका नाम है रैना पेटकाफ। रैना पेटकाफ से शुरू होता है और उसका मंगेतर सर्जिया बुल्गारिया की सेना में एक हीरो है। उसका जो सर्जियो बुल्गारिया में एक सेना के रूप में काम करता है और वो आदर्श रैना को एक आदर्श प्रेमी मानती है। लेकिन बाद में कुछ चेंजेज आते हैं कहानी में और बाद में ये लुक्का से शादी हो जाता है। कंक्लूजन, सो द क्रिटिसाइज सोशल क्लास डिसइंटिक्शन एंड द प्रमोट्स द इक्वलिटी एंड द इंडिविजुअल वर्थ। यहाँ पे थोड़ा सा हिंदी में देख लो। सौ नाटक में वर्ग भेद की आलोचना करते हुए लुक्का और सरजीव के संबंध के माध्यम से वे दिखाते हैं कि किसी व्यक्ति का महत्व उसके जन्म या सामाजिक स्तर से नहीं बल्कि उसके चरित्र और योग्यता से निर्धारित होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11, द रोल ऑफ द ग्रेवियल ओक इन द फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। मैडिंग क्राउड में हम बताए थे कि ग्रेवियल ओक एक ईमानदार और मेहनती और धैर्यवान और वफादार व्यक्ति था जो प्रेम सच और निस्वार्थ था। उसका प्रेम जो था सच्चा और क्या था, निस्वार्थ था, उसमें कोई स्वार्थ नहीं था। और ये ग्रेवियल ओक बाथशेबा एवर्डीन से प्यार कर बैठता है जिसके कारण ये प्रपोज करता है और प्रपोजल को ठुकरा दिया जाता है। इस प्रपोजल को ठुकराने का परिणाम आगे बाथशेबा एवर्डीन बहुत अच्छे से भुगतती है। ग्रेवियल ओक इज वन ऑफ द सेंट्रल कैरेक्टर in the Thomas Hardy Far from the Madding Crowd. He serves as the moral center in the novel and the represent the stability and the wisdom. और क्या दिखाता है ये मोरल सेंटर इन द नोवेल में, नोवेल में ये मोरल सेंट्रल केंद्र बिंदु है एंड रिप्रेजेंट द स्टेबिलिटी एंड द बुद्धिमानी, और ये स्थिरता और बुद्धिमत्ता को दर्शाता है। ग्रेवियल ओक इज द हार्ड वर्किंग एंड ऑनेस्ट फार्मर। He the genuinely loves Bathsheba and remain loyal to her throughout the novel. ये शुरू में प्यार करता है, प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं होने के कारण भी बाथशेबा के प्रति ये लोयल रहता है ये थ्रू आउट द नोवेल, पूरे नोवेल में। अनलाइक अदर मेल कैरेक्टर, गैरेवियल इज द पैशेंट एंड द प्रैक्टिकल इवन आफ्टर द बाथशेबा रिजेक्ट हिज प्रपोजल एंड ही कंटिन्यू टू हेल्प एंड सपोर्ट हर। और वो कोई बात नहीं, ये निस्वार्थ सच्चा प्रेम किया था, इसमें कोई उसका स्वार्थ नहीं था, सेल्फिश नहीं था। वो सच्चा प्यार किया, रिजेक्ट हो जाने के प्रपोजल रिजेक्ट होने के बाद भी बाथशेबा एवर्डीन को हमेशा क्या करते रहा, सपोर्ट करते रहा।
his wisdom and the maturity able him to face a difficulty calmly। और वो अपने बुद्धिमानी और परिपक्वता से क्या करता था, वो अपने जितने भी प्रॉब्लम, समस्या, कठिनाई आता था, वो आसानी से ग्रेवियल क्या करता था, फेस करता था। हार्डी प्रेजेंट ग्रेवियल एज द आइडियल मैन हु वैल्यू सिंसियरिटी एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी। कंक्लूजन, ग्रेवियल ओक इज द मोरल बैकबोन ऑफ द नोवेल। अगर नोवेल के में मोरल बैकबोन देखा जाए तो ग्रेवियल ओक ही है। His loyalty and patience and goodness make him one of the Hardy most admired character। इसका जो लॉयलिटी, वफादारी और धैर्यवता और अच्छाई जो था, ये इसके नोवेल में सबसे एडमायर कैरेक्टर होता है। ग्रेवियल ओक आप हिंदी में अच्छे से पढ़ सकते हैं, वही चीज़ लिखा होगा। क्वेश्चन नंबर 12, द थीम ऑफ द एम्बिशन इन द मैकबेथ। द थीम ऑफ द एम्बिशन इन द मैकबेथ, ये शेक्सपियर द्वारा लिखा गया ये कहानी है, नाटक है, जिसमें शेक्सपियर मैकबेथ नाम का एक नाटक लिखते हैं, जिसमें मैकबेथ और लेडी मैकबेथ की कहानी है। इसमें कह रहा है द थीम ऑफ द एम्बिशन इन द मैकबेथ, द महत्वाकांक्षा यानी एम्बिशन मैकबेथ का मुख्य विषय है। एम्बिशन क्या क्या करवा देता है, क्या करवाता है, क्या गलती होता है, ये एम्बिशन पे चर्चा किया गया। मैकबेथ एंड द लेडी मैकबेथ की अत्यधिक महत्वाकांक्षा उन्हें अपराध और विनाश की ओर ले जाती है। इनके अधिक महत्वाकांक्षा होने के कारण लेडी मैकबेथ एक समय ऐसा आता है कि वो पागल हो जाती है और आत्महत्या करने के लिए क्या हो जाती है, मजबूर हो जाती है, और बाद में मैकबेथ के भी सिर काटकर हत्या कर दिया जाता है। और ये दोनों मिलके राजा डक्कन के खिलाफ मौत की साजिश रचती है। तो महत्वाकांक्षा ही सब कुछ विनाश के कारण और अपराध की ओर इनको ले जाता है। तो ही बोल रहा है कि थीम ऑफ द एम्बिशन इन द मैकबेथ, क्या है एम्बिशन? द एम्बिशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थीम इन द शेक्सपियर्स मैकबेथ। एम्बिशन ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट थीम है किसमें? मैकबेथ में। द प्ले शोज हाउ अ कंट्रोल डिजायर फॉर द पावर एंड डिस्ट्रॉय द इंडिविजुअल। कह रहा है कि एम्बिशन, अगर आप और कंट्रोल डिजायर रखते हैं, जो कभी अनियंत्रित इच्छाएं रखते हैं, तो आपको एक दिन ना एक दिन वो क्या करेगा, विनाश के रास्ता पे ले जाएगा, विनाश के रास्ता पे ले जाएगा, जिसके कारण आपका अंत बहुत ही बुरा होगा। मैकबेथ इज द इनिशियली ए ब्रेव एंड द लोयल सोल्जर। स्टार्टिंग में क्या होता है कि मैकबेथ एक बहुत ही बहादुर और वफादार सोल्जर था। हाउएवर द बीचेस प्रोफेसी अवेंग्स हिज एम्बिशन टू बिकम किंग। ये क्या करता है, एक दिन मैकबेथ और उसके दोस्त बैंको को तीनों रहस्यमयी चुड़ैल मिलती है और वे भविष्यवाणी करती है कि मैकबेथ एक दिन स्कॉटलैंड का राजा बनेगा। वो भविष्यवाणी ही इसको क्या करता है, अधिक महत्वाकांक्षी बना देता है कि वो अब राजा बनेगा, स्कॉटलैंड का राजा बनेगा। जब यह बात अपनी पत्नी को बताता है तो ये क्या करती है कि जो राजा स्कॉटलैंड का ढक्कन है उसकी हत्या कर दी जाए। तो एज द मैकबेथ गेन द पावर, इन्हें लेडी मैकबेथ फर्दर इनकरेजेज हिम टू अचीव पावर थ्रू द मर्डर। और लेडी मैकबेथ क्या करती है कि जाओ राजा की हत्या कर दो और राजा बन जाओ। एज द मैकबेथ गेन द पावर ही बिकम द इनक्रियसली क्रूएल एंड द सस्पिशियस। मैकबेथ पावर को गेन किया मरने के बाद, लेकिन वो लगातार अधिक क्या हो गया, क्रूएल हो गया और संदेहपूर्ण व्यक्ति के रूप में बन गया। लेकिन स्टार्टिंग में क्या था, लोयल और फेथफुल सोल्जर था। His ambition lead him to commit several crimes।
और इसने क्या किया, और इसका एम्बिशन, अत्यधिक महत्वाकांक्षा ने ही इसको अपराध की ओर ले गया और अपराधी बना दिया और अपराध करने के लिए मजबूर कर दिया। वो राजा को मारा ही मारा, लेकिन उसको छुपाने के लिए अपने कई दोस्तों को भी मार डाला। अल्टीमेटली हिज डिजायर फॉर द पावर एंड रिजल्ट इन द डाउनफॉल एंड द डेथ। और यही डिजायर और एम्बिशन के कारण ही इन्होंने क्या कर दिया, इसका रिजल्ट क्या हुआ, इसका पतन और मृत्यु का कारण बन गया। सारे परिवार बर्बाद हो गए। एक एम्बिशन ने उनको पूरा कैरियर पूरा चौपट कर दिया, उनके पूरे परिवार, पत्नी, अपने खुद, सारे लोग की मृत्यु हो गया। शेक्सपियर present ambition as a dangerous force that can corrupt human character and lead to the tragedy। और कहते हैं शेक्सपियर रिप्रेजेंट एम्बिशन एज ए डेंजरस फोर्स, और शेक्सपियर बताते हैं कि एम्बिशन क्या है, एज ए डेंजरस फोर्स है, और यही करप्ट ह्यूमन के करेक्टर को करप्ट बनाता है और त्रासदी की ओर ले जाता है या कारण बनता है। Question number 13. Bernard Shaw used of the humor in the Arms and the Man। बर्नार्ड शॉ ने आर्म्स एंड द मैन में हास्य का प्रयोग मनोरंजन के साथ साथ सामाजिक और रोमांटिक धारणाओं की आलोचना करने के लिए किया। बर्नार्ड शॉ ने आर्म्स एंड द मैन में हास्य का प्रयोग, ह्यूमर का प्रयोग किसके लिए किया? आपको लिखना पड़ेगा कि मनोरंजन के लिए किया, लेकिन साथ साथ सामाजिक और रोमांटिक धारणाओं की आलोचना भी किया। ह्यूमर इज द इम्पोर्टेंट एलिमेंट इन द जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। ह्यूमर ही क्या था? मेन एलिमेंट, इम्पोर्टेंट एलिमेंट था जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जो रिटेन किया आर्म्स एंड द मैन। इट हेल्प्स द प्ले राइट प्रेजेंट सीरियस आइडिया इन द एंटरटेनिंग मैनर। Shaw uses the humor to expose romantic illusion about the war and the love। Shaw यूज किया हास्य को, ह्यूमर को यूज किया, क्यों? इसके पीछे रीजन क्या है? Shaw यूज द ह्यूमर, आपको क्वेश्चन में यही लिखना है कि द Shaw यूज द ह्यूमर इन द आर्म्स एंड द मैन। इस पे आपको शॉर्ट नोट्स लिखने होते हैं। तो लिखना क्या है कि Shaw यूज द ह्यूमर टू एक्सपोज द रोमांटिक इल्यूशन, जो रोमांटिक इल्यूशन है, भ्रम है, अबाउट द वार एंड द लव, उसको दूर करने के लिए, एक्सपोज करने के लिए हास्य, ह्यूमर का प्रयोग किया। मेनी सिचुएशन इन द प्ले आर कॉमिक बिकॉज द कॉन्स्टेंट आइडियलिस्ट बिलीव्स विद द रियलिटी। और मेनी सिचुएशन इन प्ले आर कॉमिक, बहुत सारे ऐसे सिचुएशन इन प्ले में हैं, हास्यपूर्ण है। बिकॉज, क्योंकि वो आदर्शवादी और वास्तविकता में क्या करते हैं, कंट्रास्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ब्लंटसली कैरी द चॉकलेट इंस्टेड ऑफ द इम्यूनिशन। ब्लंटसली जो है वो अपने गोला बारूद बंदूक के जगह पे युद्ध में भी क्या लेके जाता था? चॉकलेट लेके जाता था। क्या लेके जाता था? चॉकलेट। दिस अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर क्रिएट्स ह्यूमर, और यही जो अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर है वो ह्यूमर। while the questioning the traditional ideas of the heroism, और वो क्या दिखाता है? बिहेवियर क्रिएट्स ह्यूमर while the questioning the traditional ideas of the heroism, so witty dialogues and the satirical comments make the audience laugh and think the same time। और वो इसलिए सटायर चीज़ों को यूज किया कि 100 चतुर डायलॉग और विटी डायलॉग का यूज किया और व्यंग्यात्मक कमेंट को यूज किया, जिसने इस नोवेल के थ्रू, इस नाटक के थ्रू क्या ऑडियंस को हंसाने का काम किया। ह्यूमर इज द मेजर स्ट्रेंथ ऑफ द प्ले, इट इंटायर्स entertains the audience while the effectively
conveying the social criticism. Question number 14. The importance of the Excalibur in the Marte, the author. इसमें एक्सकैलिबर का क्या महत्व है उसके बारे में लिखना है। ये एक पोएम है, क्या है? एक पोएम है जिसमें बताया गया है मोर्टे दी ऑर्थर। मोर्टे दी ऑर्थर एक फ्रांसियन शब्द है जिसका मतलब होता है ऑर्थर, डेथ ऑफ ऑर्थर, मतलब कि ऑर्थर की मृत्यु। और इसके तलवार एक्सकैलिबर के बारे में पढ़ना है। इसका इम्पोर्टेंस क्या है लिखना। एक्सकैलिबर राजा ऑर्थर की जादुई तलवार था। एक्सकैलिबर जो था वो जादुई तलवार था। यह शक्ति, न्याय और सम्मान और राजसत्ता का प्रतीक था। तो इसी का इम्पोर्टेंस के बारे में लिखना है कि कैलिबर जो शॉर्ट्स था उसके बारे में लिखो। तो क्या लिखोगे? लिखोगे कि एक्सकैलिबर इज द मैजिकल शॉर्ट। क्या लिखोगे? एक्सकैलिबर इज द मैजिकल शॉर्ट एसोसिएटेड विद द किंग ऑथर इन द टेनिसन मॉर्टे दी ऑर्थर। टेनिसन राइटर है और मॉर्टे दी ऑर्थर पोएम का नाम है। इट्स प्ले एंड द इम्पोर्टेंट सिंबॉलिक रोल इन दिस पोएम। Excalibur symbolize Excalibur sword symbolize loyal authority। ये जो तलवार है एक्सकैलिबर वो लोयल राजकीय अधिकार को दर्शाता है, लोयर अथॉरिटी को, और जस्टिस न्याय को दर्शाता, ऑनर और सम्मान को, और लीडरशिप। ये 4 पॉइंट याद रखने कि ये जो एक्सकैलिबर है लोअर अथॉरिटी को दर्शाता है, जस्टिस और ऑनर और लीडरशिप को दर्शाता है। ऑथर रिसीव द स्वॉर्ड थ्रू द सुपर नेचुरल मीन्स विच एम्फेसाइज हिज स्पेशल पोजीशन एज ए किंग। ऑथर रिसीव करता है वो एक्सकैलिबर तलवार को थ्रू अलौकिक मीन्स, और अलौकिक माध्यम से वो तलवार को क्या करता है? रिसीव करता है और जोड़ देता है अपने स्पेशल पोजीशन एज ए किंग। द स्वॉर्ड रिप्रेजेंट नोबल आइडियाल्स एंड द मोरल स्ट्रेंथ्स। और ये तलवार क्या दिखाता है? उच्च आदर्श और नैतिक शक्ति को। वेन एक्सकैलिबर इज रिटर्न टू द लेक इट सिग्निफाई द एंड ऑफ द ऑर्थर रीजिन। जब वो अपने बहुत सारे क्या होता है एक्सकैलिबर इस कहानी में थोड़ा देख लेते हैं कि ये बहुत सारे योद्धा तैयार करते हैं और एक युद्ध में सारे इसके योद्धा मारे जाते हैं और सिर्फ एक योद्धा बचता है, बेडीबियर। बेडीबियर को बोलता है कि ये तलवार जो एक्सकैलिबर है उसे कहाँ दे दो, झील में जाके फेंक दो, लेकिन वो लालच के कारण उसे नहीं फेंकता है। और जब पता चलता है कि वो उसे नहीं फेंका तो राजा उसे डांटता है, बोलता है, और जाके तीसरे बार में वो क्या करता है? उस तलवार को फेंक देता है और वहाँ से एक हाथ निकलता है। हाथ निकलने के बाद ये तलवार उसी हाथ में रहता है और उसके बाद वो राजा की अंत होने का कारण बनता है और उसके बाद राजा ऑर्थर की कहानी खत्म हो जाती है। और उसके बाद सफ़ेद रेशम में कपड़े से ढका होता है और वो हाथ निकलता है, घुमाता है और पानी में फिर वापस चला जाता है। उसके बाद राजा की विदाई कैसे होती है इस कहानी में बताया गया है। कंक्लूजन, एक्सकैलिबर इज मच मोर देन ए वीपन। एक्सकैलिबर क्या था? वीपन नहीं था, उससे कुछ ना कुछ ज़्यादा था। इट इज़ द पावरफुल सिंबल ऑफ द किंगशिप, ऑनर एंड द जस्टिस। क्वेश्चन नंबर 15, विक्टोरियन पोएट्री एंड इट्स मेजर फीचर्स। विक्टोरियन पोएट्री में नैतिकता, प्राकृतिक, विज्ञान, धर्म और सामाजिक समस्याओं से संबंधित विषयों का वर्णन मिलता है।
विक्टोरियन पोएट्री में क्या क्या है मिलता है, इसको आप एक नज़र में आप देख सकते हैं कि नैतिकता, प्राकृतिक, नेचर, साइंस, रिलीजियस एंड सोशल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू दीज सब्जेक्ट एंड द विक्टोरियन युग के विचारों और चिंताओं को व्यक्त करती है। विक्टोरियन जो एरा है वो रिप्रेजेंट करता है थॉट्स एंड द एंजाइटी। Victoria poetry refers the poetry written during the reign of the Queen Victoria। हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़े थे या पिछले पार्ट में पढ़े थे कि क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के समय क्या होता है, एलिजाबेथ थिएटर का विकास होता है और उसे एलिजाबेथ थिएटर के नाम से विकसित किया गया। वही विक्टोरिया पोएट्री रेफर करता है किस काल को, इसके काल के क्वीन विक्टोरिया के रेजिन में जो लिखा गया है उसे ही विक्टोरिया पोएट्री कहते हैं। इस reflect the intellectual and the social condition of the age। और ये बताता है, रिफ्लेक्ट करता है बौद्धिक और सोशल कंडीशन उस समय में क्या था। विक्टोरिया पोएट्री इज द characterized by मोरल सीरियसनेस एंड द सोशल अवेयरनेस। जो ये विशेषता युक्त है किसके कारण, नैतिकता, गंभीरता और सामाजिक जागरूकता के कारण। इसका मुख्य विशेषता है जो विक्टोरिया पोएट का है, जो मुख्य विशेषता है नैतिक गंभीरता और सामाजिक जागरूकता। पोएट्स ऑफन डिस्कस पॉवर्टी। पोएट हमेशा डिस्कस अबाउट द पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी एंड द ह्यूमन सफरिंग। विक्टोरिया एरा के जो पोएट होते थे, पोएट्री जो लिखते थे, वो हमेशा डिस्कस अबाउट द पोएट्री एंड इनइक्वालिटी एंड द ह्यूमन सफरिंग ऑफ दिस एरा ऑफ द विक्टोरिया क्वीन। Scientific discovery and the influenced people thinking and create religious doubts. As a result, many problems explore the faith and the uncertainty. Victoria poet also expressed the deep appreciation। और विक्टोरिया पोएट हमेशा एक डीप एक्सप्रेस करता था प्रशंसा फॉर नेचर, और ये नेचर के बारे में भी प्रशंसा करता था, पॉवर्टी के बारे में बताता था, इनइक्वालिटी इन आवर सोसाइटी एंड साइंटिफिक डिस्कवरी के बारे में भी ये बताता था, रिलीजियस डाउट को क्रिएट करने में, साइंटिफिक डिस्कवरी को प्रभावित करने में, सारे चीज़ पर ये लोग लिखते थे। और ह्यूमन सफरिंग उस समय क्या था उस पर भी लिखते थे। ह्यूमन इमोशन, ह्यूमन सफरिंग, ह्यूमन इमोशन के ये सब टॉपिक पे ये लोग पोएट को लिखा करते थे। देयर पोएट्री कंबाइन आर्टिस्टिक ब्यूटी एंड विद द सीरियस थाउट। विक्टोरियन पोएट्री रिफ्लेक्ट द स्पिरिट ऑफ द विक्टोरियन एज थ्रू द कंसर्न फॉर द मोरलिटी, सोसाइटी एंड नेचर एंड द ह्यूमन एक्सपीरियंसेस। क्वेश्चन नंबर 16, डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन द मैकबेथ एंड द लेडीज मैकबेथ। अब हमने बताया कि शेक्सपियर द्वारा जो मैकबेथ लिखा गया है उस कहानी में, उस नाटक में क्या मैकबेथ और लेडीज मैकबेथ का रिलेशनशिप पे आपको शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। तो मैकबेथ और लेडीज मैकबेथ का संबंध नाटक का महत्वपूर्ण पहलू है और प्रारंभ में दोनों एक दूसरे के बहुत निकट हैं और समान महत्वाकांक्षा रखते हैं, लेकिन बाद में अपराध, भय और अपराध बोध उनके संबंधों को कमजोर कर देता है। और ये अपराध, भय और अपराध बोध कहाँ से क्रिएट होता है, एम्बिशन से। कहाँ से, एम्बिशन से, अनवांटेड डिजायर से। तो ये डिजायर से ही इसको क्या कर दिया गया, अपराधी बना दिया गया। द रिलेशनशिप बिटवीन द मैकबेथ एंड द लेडी मैकबेथ इज द सेंट्रल टू द शेक्सपियर ट्रेजेडी। शेक्सपियर का त्रासदी जो कहानी है मैकबेथ, उसमें सेंट्रल रोल प्ले करता है। देयर मैरिज
greatly influences the event of the play. The beginning of the play, Macbeth and Lady Macbeth share a strong relationship based on the trust and the ambition. जो मैकबेथ और लेडीज मैकबेथ का जो रिलेशनशिप था वो स्टार्टिंग में ट्रस्ट ट्रस्ट और एम्बिशन पे आधारित था। लेडीज मैकबेथ इनकरेज मैकबेथ टू मर्डर द किंग डंकन एंड द सीज पावर। यहाँ से अगर एक ही 4-5 कहानी पढ़ने हैं, अगर पूरा ये वीडियो सटीक से देख लीजिएगा आप लोग तो एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। इसमें इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन लिए गए हैं जिसमें से आपको वहाँ से एग्जाम में जितने सारे लिखने होंगे इसी के अंदर से आएंगे। तो लेडीज मैकबेथ ही क्या किया, इनकरेज किया मैकबेथ टू मर्डर द किंग डंकन एंड सीज द पावर। इनिशियली देयर वर्क टुगेदर एज द पार्टनर इन द अचीविंग देयर गोल। जैसे भी वो उसको बताया कि स्कॉटलैंड का ये मैकबेथ आगे जाके राजा बनेगा तो उसको प्रेरित किया कि राजा को मार दो और सत्ता को सीज कर लो। तो उसी के बीच क्या हुआ, इसमें जो आपराधिक काम किया उसमें वो लोग पार्टिसिपेट किए और एक पार्टनर के रूप में काम किया। However, after the mother, Macbeth became increasingly independent and the secretive। जैसे ही मैकबेथ उसके राजा को मर्डर किया उसके बाद वो लगातार अधिक स्वतंत्र और गोपनीय रूप से रहने लगा। लेडीज मैकबेथ सफर फ्रॉम गिल्ट। और वो क्या करने, जो लेडीज मैकबेथ थी वो अपने गिल्ट से दोषी के पूर्ण के अपराध बोध होने के कारण वो सफ़र कर रही थी। वाइल मैकबेथ बिकम द क्रूएल एंड द सस्पिशियस, their emotional distance grow and they gradually lose their close bond। जैसे लेडीज मैकबेथ अपने दोस्त के कारण, गलती के कारण वो अपने पीड़ा से सफ़र कर रही थी, जब मैकबेथ एक क्रूर और संदेहपूर्ण व्यक्ति बन चुका था। द इमोशनल डिस्टेंस ग्रो, और यही इमोशनल क्या किया, डिस्टेंस जो था, इमोशनल दूरी, उसके कारण जो उसके बीच में बॉन्ड था वो धीरे धीरे खत्म होता चला गया। द रिलेशनशिप बिटवीन द मैकबेथ एंड द लेडीज मैकबेथ चेंजेस फ्रॉम द यूनिटी टू द आइसोलेशन। यूनिटी मतलब जो दोनों का यूनिटी था, स्टार्टिंग में अच्छा बॉन्ड था, बाद में जाकर आइसोलेट हो गया। शेक्सपियर शो हाउ एम्बिशन एंड क्राइम कैन डिस्ट्रॉय पर्सनल रिलेशनशिप। और शेक्सपियर ये मैकबेथ कहानी से बताना चाहते हैं कि कैसे किसी का एम्बिशन, महत्वाकांक्षी बनने के चक्कर में कैसे वो व्यक्ति क्राइम की ओर बढ़ जाता है और अपना पर्सनल लाइफ और रिलेशनशिप बर्बाद कर लेता है। तो इसीलिए आप लोग सही तरीके से पढ़िए और ज़्यादा महत्वाकांक्षी बनने का प्रयास नहीं कीजिए, और जो अभी सभी सही समय है उसका यूज करके राइट टाइम राइट वे में पढ़ के अपने कैरियर पे फोकस कीजिए। क्वेश्चन नंबर 17, द रोल ऑफ द फेथ इन द फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। कर आए द रोल ऑफ द फेथ, फेथ का क्या काम था फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड में। थॉमस हार्डी के उपन्यास में भाग्य महत्वपूर्ण भूमिका निभाता। फेथ जो है थॉमस हार्डी के उपन्यास में भाग्य भाग्य फेथ एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कई घटनाएं ऐसी होती है जो जो पात्रों के जीवन को अप्रत्याशित रूप से बदल देती है। फेथ क्या है, थॉमस हार्डी के उपन्यास नोवेल में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आप क्या लिखिएगा, फेथ इज एन इम्पॉर्टेंट थीम इन द हार्डी थॉमस हार्डी फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। Hardy often shows how human lives are affected by force beyond their control।
और हार्डी ऑफन इसमें शो करना चाहता है कि ह्यूमन कैसे इफेक्ट होता है बियॉन्ड देयर कंट्रोल, और इसके कंट्रोल में नहीं रहने के अलावे कोई चीज़ कैसे इफेक्ट करता है बाई फोर्सेस। हार्डी प्रेजेंट्स फेथ एज द पावरफुल फोर्स, और हार्डी बताता है कि भाग ही एक पावरफुल फोर्स है जो व्यक्ति के जीवन और कैरेक्टर को प्रभावित करता है। ये बहुत अच्छा लाइन है कि किसी भी हार्डी अपने नोवेल में बताना चाहता है कि भाग ही क्या है, पावरफुल फोर्स है जो किसी भी व्यक्ति के जीवन के कैरेक्टर को प्रभावित करता है। अनएक्सपेक्टेड इवेंट फ्रिक्वेंटली चेंज देयर सर्कमस्टांसेस, और हमेशा अनएक्सपेक्टेड मतलब जो एक्सपेक्टेड नहीं है वैसे घटनाएं हमारे जीवन और परिस्थिति को चेंज कर देता है। ग्रेवियल ओक लूजेज his sheep because of an accident and suddenly become poor. ग्रेवियल ओक लूजेज ही सीप, और एक एक्सीडेंट के कारण वो अपने सीप को खो देता है और क्या अचानक क्या हो जाता है, एक गरीब बन जाता है। बाथ सेवा लाइफ आल्सो इफेक्टेड बाय चांस एंड द अनएक्सपेक्टेड डिसीजन, और यहाँ पे बाथ सेवा का जीवन भी क्या हो जाता है, इफेक्ट हो जाता है एक चांस, एक सहयोग से और अनएक्सपेक्टेड डिसीजन से। वो भी क्या करती है, जब ये ग्रेवियल ओक उससे प्यार करता है, लव करता है, तो उसको प्यार को ठुकरा दिया जाता है और मजाक मजाक में एक वैलेंटाइन क्या कर देती है, कार्ड भेज देती है दूसरे को, और जाके ट्राया से साथ शादी हो जाता है। उसके बाद वो जुआरी निकल जाने के बाद वो बहुत ही अपने जीवन में सफ़र करता है। Although the character make their own choices, faith often determine. Although the character make their own choices, faith their determine. और ये अपना भाग ही क्या करता है, जीवन के परिणामों को और चॉइसों को परिणाम में निर्धारित करता है। हार्डी सजेस्ट द ह्यूमन बीइंग कांट कंप्लीटली कंट्रोल देयर डिस्टिनी, और वो नियति को कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकता है। कोई भी व्यक्ति हार्डी सजेस्ट करता है कि ह्यूमन बीइंग्स कभी भी किसी भी नियति को कंट्रोल नहीं कर सकता। हार्डी portrays faith as the significant force in the human life, and it shapes the experiences and the destinies of the character. तो इसमें दो कैरेक्टर है। ग्रेवियल ओक क्या होता है, एक एक्सीडेंट के कारण सीप को लूज कर देता है, उसके बाद वो गरीब बन जाता है और उसको बारसेवा द्वारा प्रपोजल को भी ठुकरा दिया जाता है। जैसे जैसे बारसेवा की जीवन आगे बढ़ता है और वो अनेक दो पर्सन से जब वो मिलती है, ट्राया और एक व्यक्ति था बुल्डसेड कुछ करके नाम था उसका, भूल रहे हैं, तो उसको दोनों व्यक्ति से मिलने के बाद वो अपने जीवन में बहुत सफ़र करती है। बाद में ट्राया की हत्या हो जाती है, फिर उसके बाद वो ग्रेवियल ओक से भी शादी कर लेता है। तो नियति कैसा खेल खेलता है, शुरू में ठुकराया, फिर वैसे परिणाम को झेलते हुए फिर वो वापस आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैना एज द रोमांटिक हीरोइन इन द आर्म्स एंड द मैन। रैना बुल्गारिया की अमीर महिला होती है और इस आर्म्स एंड द मैन में ये रोमांटिक हीरोइन के रूप में कार्य करती है। उसके रूप में आपको शॉर्ट्स नोट्स लिखने होंगे। नाटक की प्रमुख नायिका है। प्रारंभ में वह प्रेम, युद्ध और वीरता के बारे में रोमांटिक विचार रखती है, लेकिन बाद में वास्तविकता को समझने लगती है। रैना पेटकॉफ is the central heroine of the जॉर्ज बेनार्ड शॉ। अगर पूछे कि आर्म्स एंड द मैन के राइटर कौन है, तो जॉर्ज बनार्ड शॉ। जॉर्ज बनार्ड शॉ हर कैरेक्टर डेवलप सिग्निफिकेंटली थ्रू आउट द प्ले। जो रैना का जो सेंट्रल हीरोइन का रोल है वो पूरे थ्रू आउट द प्ले जो कहानी है उसमें सिग्निफिकेंट रोल
रोल निभाता है। एट द बिगिनिंग ऑफ द प्ले, शुरू में क्या होता है, रैना बिलीव इन द रोमांटिक आइडियल एंड अबाउट द हीरोइज्म। शुरू में ये विश्वास करती है आदर्श अबाउट लव एंड द वीरता। द एडमायर सर्जियस बिकॉज शी कंसिडर हिम ए ब्रेव हीरो। और वो एडमायर हो जाती है किसका, सर्जियस का। और वो समझती है, उसको कंसीडर करती है एक बड़ा सा हीरो के रूप में, बहादुर हीरो के रूप में। हाउएवर हर मीटिंग विद द ब्लांटसली चेंजेज हर पर्सपेक्टिव। और जब सीरिया का युद्ध होता है, सीरिया का जब युद्ध होता है तो उस समय क्या होता है, ब्लांटिस एक भगोड़ा सैनिक के रूप में उसके बेडरूम में छिप जाता है। और वो छिप जाने के बाद बलांटिस की व्यवहारिक व्यक्ति है, और वो युद्ध में बंदूक ना रख के क्या रखता था, चॉकलेट रखा करता था। उसका मानना था कि युद्ध में बहादुरी नहीं समझदारी काम आता है, इसीलिए वो बंदूक गोला बारूद ना रखकर वो चॉकलेट रखा करता था। तो जब ये ब्लांटसली को से मिलता है तो इसके पूरे दृष्टिकोण को ही बदल देता है कि गोली बंदूक से नहीं, गोली बंदूक से कोई वीर नहीं होता। लड़ाई और युद्ध में क्या काम आता है, वीरता नहीं समझदारी काम आता है। और इसी बातों ने इसके सारे दृष्टिकोण को बदल डाला। जो सरजीव को क्या मानता था, ब्रेव हीरो, ही इंट्रोड्यूस हर टू रियलिटी एंड चैलेंजेज हर रोमांटिक इल्यूजन। और इसने सारे वास्तविकता को क्लियर कर दिया कि इसके चैलेंजेज हर रोमांटिक इल्यूजन में। एज दे प्ले प्रोग्रेसेस, जैसे जैसे ये नाटक आगे बढ़ता है, रैना बिकम मोर मैच्योर एंड द रियलिस्टिक। जैसे जैसे ये कहानी आगे बढ़ता है, रैना आगे जाके वो क्या हो जाता है, परिपक्व और यथार्थवादी लोग जैसे बिहेव करने लगते हैं। रैना पेडकाफ, शी लर्न टू वैल्यू ऑनेस्टी एंड द प्रैक्टिलिटी। रैना begins as a romantic heroine but gradually develop into the realistic and the mature individual. Question number 19. The significance of the author departs in the more the author. ऑथर का प्रस्थान कविता की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। यह एक महान युग और अंत नए युग की शुरुआत का प्रतीक है। इस कहानी में हमें ये कविता में ये शिक्षा देता है कि हमेशा पुराने युग की अंतिम विदाई होती है और नए युग की कभी ना कभी शुरुआत होती है। तो जैसे ही सिग्निफिकेंस, जब मॉर्थर की विदाई होता है, मरने के समय, जाने के समय, जब तलवार झील में डाल दिया जाता है तो रेशम के कपड़े से लपटे हुए एक हाथ निकलता है और वो तलवार को 3 बार भांजता है। उसके बाद वो तलवार चला जाता है। फिर वहाँ पे नाव आती है, 3 देवियाँ रहती है, उसको वहाँ से विदाई किया जाता है। और उसका जो सैन्य योद्धा था वो वहीं पे बगल में झील के पास रोता रहता है। ऑर्थर का प्रस्थान कविता की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। यह एक महान युग अंत और नए युग की शुरुआत का प्रतीक है। आर्थर डिपार्चर इन द क्लाइमैक्स ऑफ द टेनिसन मॉर्थे द ऑथर। ये समझना होगा कि ये पोएम का नाम है और ये राइटर पोएट्री है और ऑर्थर एक राजा होता है। और इसका जो विदाई होता है इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। चरम बिंदु पर ये जब कहानी पहुंचता है तो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि इट मार्क्स द एंड ऑफ द किंग। और जो राजा का विदाई और जो विदाई होता है वो बताता है कि द एंड ऑफ द किंग आर्थर अर्थली लाइफ एंड रिजीम। और उसका जो राजा के रूप में जीवन था और उसका शासन काल और धरती पर जो जीवन था वो समाप्त हो गया। समाप्त होने वाले को सिंबोलिज्म करता है। आर्थर डिपार्चर सिंबोलाइज द एंड ऑफ द ग्लोरियस एज ऑफ द हीरोइज्म एंड द नोबल आइडियल। और ये आर्थर का डिपार्चर यह बताता है कि एक गौरवशाली युग का अंत हो गया और वीरता का युग अंत हो गया, उच्च आदर्श वाला युग
अंत हो गया। As Arthur lives in the mysterious burg and reader feel a sense of the loss and the sadness. However, the event also carries hope, and because the author promises that they may return someday. The departure emphasizes themes of the mortality and change and renewal, and the departure ये बताता है कि मृत्युशीलता, परिवर्तन और पुनर्जागरण को प्रदर्शित पर जोड़ देता है। Author departure is the both ending and the beginning. It the symbolize the passing of the age and possibility of the better future. तो आथर का प्रस्थान वीरता आदर्शों से बड़े एक महान युग का अंत का प्रतीक है। ये घटना दुख उत्पन्न करती है, लेकिन साथ में यह भविष्य के लिए आशा भी प्रदान करती है। इसीलिए यह कविता अत्यंत महत्वपूर्ण प्रसंग है। क्वेश्चन 20। टेनिसन एज ए विक्टोरियन पोएट। विक्टोरियन पोएट के रूप में टेनिसन का काम या उसके बारे में लिखना है। तो विक्टोरियन पोएट कौन होते हैं उसको हम लोग बेहतरीन तरीके से पिछले क्वेश्चन में समझे थे कि विक्टोरियन पोएट विक्टोरियन युग में जो विक्टोरिया था उस समय में लिखने वाले लोग क्या थे, विक्टोरियन पोएट कहलाते थे। वो लोग साइंस, नेचर और सोशल इनइक्वालिटी और ह्यूमन सफरिंग, ह्यूमन इमोशन पे पोएम को लिखा करते थे। उनके कविताएं उस युग की भावनाओं और समस्याओं और मूल्यों को व्यक्त करती थी। कंटेक्स्ट। Was the poet laureate of the Victoria, England, and one of the most influential poets of the 19th century. Tennyson poetry reflects the major concern of the Victoria society. टेनिसन पोएट्री जो थे वो रिफ्लेक्ट करते थे मेजर कंसर्न ऑफ द विक्टोरिया सोसाइटी। ही रोट अबाउट द फेथ, डाउट, साइंस एंड मोरालिटी एंड ह्यूमन इमोशन। ये किसके बारे में लिखा करते थे? फेथ, आस्था के बारे में, डाउट, संदेह के बारे में, साइंस के टॉपिक पे, मोरालिटी, नैतिकता के टॉपिक पे, और ह्यूमन इमोशन और ह्यूमन सफरिंग के बारे में लिखते थे। वर्क सच एज इन मेमोरियम एंड मॉर्दे द ऑथर एक्सप्लोर द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द ट्रेडिशनल एंड द बिलीफ। ये जो मॉर्दे ये संघर्ष बताता है किसके बीच में? ये पारंपरिक मान्यताओं और आधुनिक विचार के बीच में ये संघर्ष को इस कविता के माध्यम से बताने का प्रयास करते हैं। His poetry is admired for the musical language and rich imaginary and the philosophical depth. His poetry is admired for, जो ये कविता है वो किसके लिए एडमायर्ड है? म्यूजिकल लैंग्वेज के लिए और रिच इमेजनरी और चित्रात्मकता, जो सोचने की विचार और ये फिलोसफिकल डेथ के बारे में जो बताया, राजा के विदाई के बारे में बताया, उसके लिए ये पोएट एडमायर के रूप में, एडमायर सारे लोग हैं। दिस क्वालिटी मेक हिम ए ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द विक्टोरियन एज। क्वेश्चन नंबर 21। द थीम ऑफ द अप्रेंसियस एंड द रियलिटी इन द मैकबेथ। मैकबेथ में अब जो दिखता है और वास्तविकता है वो उसमें इस थीम में क्या काम कर रहा है या किस रोल में रूप में काम कर रहा है उसके में लिखना है। तो मैकबेथ में दिखावा और वास्तविकता का विषय बहुत महत्वपूर्ण है। नाटक में कई पात्र बाहर से कुछ और दिखाई देते हैं जबकि उनकी वास्तविकता कुछ और ही है। अपीयरेंसेस एंड रियलिटी इज द मेजर थीम इन द शेक्सपियर मैकबेथ। कैसे लिखना है? एक ही क्वेश्चन हर एक ही तरह से लिखें ताकि शुरुआत क्वेश्चन से अच्छे से कैसे करना है आप लिख सकते। तो इसी पॉइंट से ऐसे ही सबको लिखना कि अपीयरेंसेस एंड द रियलिटी इज द मेजर थीम इन द शेक्सपियर मैकबेथ। शेक्सपियर shows that
people and situation are often deceptive. तो शेक्सपियर shows that people and situation are often क्या होता है डिसेप्टिव मतलब धोखेबाजी या भ्रामक थ्रू आउट द प्ले कैरेक्टर हाइड देयर ट्रू थ्रू आउट द प्ले द कैरेक्टर हाइड देयर ट्रू इंटेंशन बिहाइंड फॉल्स अपीयरेंसेस और इस कैरेक्टर में थ्रू आउट मतलब पूरे नाटक में बताया गया है कि जो फॉल्स फॉल्स जो दिखावटी है जो कैरेक्टर हाइड मतलब कि जो छुपा हुआ रूप है ट्रू इंटेंशन बिहाइंड द फॉल अपीयरेंसेस दिखावटी लोगों के पीछे जो सच्चाई जो इंटेंशन उनके पीछे इरादा क्या है उस कैरेक्टर के पीछे इरादा क्या है उसको दिखाने का प्रयास करता है मैकबेथ अपेयर्स लोअल टू द डक्कन क्या मैकबेथ एक लोअर वफादार सैनिक था बट सीक्रेटली प्लान हिज मर्डर तो ये क्या दिखा रहा है दिख तो रहा है कि लोअल है वफादार है ईमानदार है राजा के प्रति ही सब कुछ करने वाला ये मैकबेथ है लेकिन अंदर ही अंदर उसके मन में फॉल्स इंटेंशन चल रहे हैं जिसके कारण राजा की मृत्यु कर दी जाती है Macbeth also pretend to kind and the welcoming while the hiding evil thoughts and the bitches created confusion by presenting half-truth and the misleading prophecy. Shakespeare suggests that the outward appearances cannot always be trusted because reality is often different. The role of the nature in the far from the madding crowd. अब नेचर का क्या रोल है फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड में नेचर का क्या रोल है उपन्यास में प्राकृतिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हार्दिक प्राकृतिक को केवल पृष्ठभूमि के रूप में नहीं बल्कि मानव जीवन को प्रभावित करने वाले शक्ति के रूप में प्रस्तुत करता है कहता है कि प्रकृति को केवल पृष्ठभूमि के रूप में ही नहीं बल्कि बताता है कि मानव के जीवन को प्रभावित कौन करता है प्राकृतिक करता है Nature is an important element in the Thomas Hardy Far From the Madding Crowd. The novel is set in the rural landscape of the Wessex. Hardy gives detailed description of the field, season, weather, and agriculture life. In this novel, Hardy shows and gives the detail about the field and region and weather and agriculture life. Nature directly influences the lives of the character. हमेशा किसी भी कैरेक्टर को सीधे तरीके से प्रकृति क्या करता है प्रभावित करता है स्ट्रॉम हार्वेस्ट एंड चेंजिंग सीजन इफेक्ट देयर वर्क एंड इमोशन तूफान और फसल की कटाई और मौसम का जो चेंज होना ये सारे क्या कर देते हैं इफेक्ट करते हैं हमारे वर्क को और इमोशन को हार्डी प्रेजेंट नेचर एज बोथ ब्यूटीफुल एंड पावरफुल हार्डी अपने इस उपन्यास में बताना चाहते हैं कि हार्डी जो नेचर है ब्यूटीफुल भी है और पावरफुल भी है इट प्रोवाइड कंफर्ट देखो ये सब पॉइंट लिखना जरूरी है कि ये नेचर को किस रूप में देखता है ब्यूटीफुल भी और पावरफुल भी एक तरफ सुंदर देख रहा है दूसरी तरफ शक्तिशाली के रूप में भी देख रहा है हमें ये नेचर कंफर्ट देता है लेकिन हमें कैन आल्सो क्रिएट द डिफिकल्टी और ये कभी कभी ये डिफिकल्टी भी प्रोवाइड करता है कंक्लूजन नेचर इज एन एक्टिव फोर्स इन द नोवेल एंड द प्लेज एंड द इम्पोर्टेंट रोल इन द शेपिंग द लाइव्स ऑफ द कैरेक्टर And question number 23. Luca character in Arms and the Man. आर्म्स मैन में लुका का कैरेक्टर क्या अब तो हमें लगता है कि सारे क्वेश्चन आप लोग को याद हो गए होंगे कि किसका क्या कैरेक्टर आप अपने मन से वहाँ पे कहानी बना के आसानी पूर्वक लिख सकते हैं इतना तो आशा है आप लोगों से
और वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग एकदम दबा के लाइक शेयर मारते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और जितना हो सके कमेंट किया कीजिए। लुक्का नाटक की एक महत्वपूर्ण पात्र है जो आत्मसम्मान वाली, साहसी और स्वतंत्र विचारों वाली युवती थी। Lucca is the servant in the George Bernard Shaw. Lucca is a servant in the George Bernard Shaw Arms and in Man. Despite her the social position, she confident and the ambitious. मतलब इसका सोशल जो पोजीशन था, लोअर बैकग्राउंड से थे, लोअर क्लास से बिलोंग करती थी, लेकिन उसके पास कॉन्फिडेंट और एम्बिशियस, आत्मविश्वास और महत्वाकांक्षा की कमी नहीं था। लुक्का रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द लिमिटेशन इम्पोज्ड बाय सोसाइटी। लुक्का कभी भी एक्सेप्ट नहीं की जो सोसाइटी द्वारा इम्पोज्ड किया गया कुछ लिमिटेशनों को। सी चैलेंज द सोशल क्लास, और हमेशा सोशल क्लास डिस्टिंक्शन, वर्ग भेद को चैलेंज करते रही। एंड बिलीव द पीपल शुड बी जज्ड बाय द एबिलिटी रेदर देन द बर्थ। और वो हमेशा जो वहाँ पे सोसाइटी था उसको चैलेंज कर रहा है कि किसी भी क्लास में जन्म लेने से किसी क्लास का नहीं हो सकता, उस क्लास के व्यक्ति के साथ विभेद नहीं किया जा सकता। हमेशा जज किससे किया जाना चाहिए? एबिलिटी से, योग्यता से। सी इज इंटेलिजेंट एंड करेजियस एंड डिटरमाइंड। हर रिलेशनशिप विथ सरजीव challenges traditional social value. Through Luca, Shaw promotes the equality and question rigid social structure. और वो क्या करती है बाद में जाके? सरजीव से इस ट्रेडिशन को चैलेंज करके शादी विवाह कर लेती है और ये सामाजिक स्ट्रक्चर को चैलेंज करती है। बर्डीवीर द लॉयल्टी इन द मॉर्थे ऑर्थर। पेडीवियर राजा ऑर्थर का सबसे वफादार योद्धा था, क्योंकि सारे जो योद्धा क्रिएट किया था ये ऑर्थर, सारे योद्धा की एक लड़ाई में मृत्यु हो जाता है और यही एक योद्धा बचता है जिसका नाम क्या है? बर्डीवियर है। क्या है? बेडीवियर है। और वो अंत तक अपने राजा के प्रति निष्ठावान रहता है। सर बेडीवियर इज वन ऑफ द किंग ऑर्थर मोस्ट फेथफुल नाइट्स in the Tennyson Marthe the author. Although the Bedivere initially hesitates to throw the, ये कहानी सारा बता चुके हैं कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण योद्धा नाइट्स था और उसे ऑर्डर दिया जाता है कि ये एक्सकैलिबर तलवार को क्या करो, झील में फेंक दो, लेकिन वो नहीं फेंकता है, उसके ऑर्डर को नहीं मानता है, लेकिन वो हमेशा उसके ऑर्डर को माना करता था। फिर उसको डांटने दबाने समझाने के बाद वो जब तीसरा बार डांटता है तो वो जाके तलवार को झील में फेंक देता है। All the Bedivere initially hesitate to throw the Excalibur into the lake. He ultimately obeys Arthur's command. His action demonstrates the loyalty and duty and the devotion to his king, and Bedivere remained with Arthur when most other knights have died. पता है कि एक युद्ध में सारे नाइट्स इसके मारे चले गए थे, मर गए थे, उस समय भी बेडीवियर उसके साथ था और अंतिम समय तक भी बेडीवियर क्या रहा? साथ रहा और अपने लोयल और वफादारी की और निष्ठावान होकर इसके प्रति काम किया। मेक हिम वन ऑफ द मोस्ट एडमायरेबल कैरेक्टर इन द पोएम। Bedivere represents royalty and duty and the devotion. His character reflects the ideas and the knighthood. The conflict between the good and evil in the Macbeth. जो संघर्ष है अच्छाई और बुराई के बीच में,
वो मैकबेथ में क्या दर्शाना, उस संघर्ष के बारे में चर्चा कीजिए। तो मैकबेथ में द स्ट्रगल बिटवीन द गुड एंड इविल इज ए सेंट्रल थीम। गुड एंड इविल इज द सेंट्रल थीम इन द शेक्सपियर मैकबेथ। यही सब लाइन में ही लिखना है, इम्पोर्टेंट रोल, इम्पोर्टेंट थीम या सेंट्रल थीम इन दिस पोएम एंड स्टोरी एंड नोवेल, और उसका राइटर का नाम लिख देना है फर्स्ट 2-3 लाइन में। फिर लिखना है कि किंग, इसमें अच्छाई और बुराई के बारे में क्या लिखेंगे। किंग डक्कन रिप्रेजेंट गुडनेस। जो स्कॉटलैंड का वहाँ का राजा था डक्कन, वो रिप्रेजेंट कर रहा था अच्छाई को, जस्टिस को और ऑर्डर को। इन कंट्रास्ट, इसके विपरीत मैकबेथ एंड बीचेस रिप्रेजेंट इविल। और उसके जो मैकबेथ, लेडी मैकबेथ थी, वो बुराई का प्रतीक था। एंड मोरल करप्शन, और उसका नैतिकता का क्या हो गया था, पतन हो गया था। एज मैकबेथ चूज इविल एक्शन, मैकबेथ चूज इविल एक्शन rather than good action. He became increasingly cruel and violent, and his crime disturbed the nature order of the society. और इसका जो क्रूरता था, हिंसक वृत्ति था, उसने पूरे सोसाइटी के ऑर्डर को क्या कर दिया, डिस्टर्ब किया और डिस्ट्रॉय कर दिया। Eventually, goodness triumphs when Macbeth is defeated and justice is restored. और हमेशा बुराई पे अच्छाई की जीत होती है। क्या होती है, बुराई पे अच्छाई की जीत होती है। और इस कहानी में भी अच्छाई की ही जीत हुआ, और एट लास्ट में मैकबेथ की मृत्यु हो जाने के बाद पूरे जस्टिस, न्याय के रूप में पुनर्स्थापित समाज को किया गया। ऐसे ही सबको 100 वर्ड में लिखना है आप लोग। हार्डी ट्रीटमेंट ऑफ द वुमेन इन द फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। यहाँ से हम लोग पार्ट 3 में क्वेश्चन करेंगे। आप लोग अच्छे तरीके से पढ़िए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। Thank you for watching this video. For complete exam preparation, subscribe to Riddhi Academy. Learn today, lead tomorrow.